के साथ कोई उनका क्लैश हुआ हो, और किसी न किसी रूप से वो हमेशा स्थानीय तो सर, ये तस्वीरें इस वक्त आप दिखाना चाहेंगे जो सीधे इस वक्त मॉस्को से हमारे पास आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे के दरमियान जो अपने विशेष विमान से पहुंचे हैं मॉस्को के एयरपोर्ट पे, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री को वहां पे रिसीव किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और ये दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के 140 करोड़ जनता के सम्मान के तौर पर भी यहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अपने आप में भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और प्रधानमंत्री अब से बस कुछ देर पहले पहुंचे ही हैं मॉस्को एयरपोर्ट पर, वहाँ की ये तस्वीरें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम, बेहद खास। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री रूस की यात्रा कर रहे हैं, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा रूस का है, और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी है, काफ़ी अहम है। किस तरह से भारत और रूस के जो ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, जो परंपरागत रिश्ते रहे हैं, परंपरागत रूप से जो मैत्रीपूर्ण रूसी भारतीय संबंधों को आगे ले जाते हुए विकास की संभावनाओं के साथ साथ जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, उन तमाम प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा होगी। किस तरह से एक संतुलन बनाते हुए भारत अपनी तटस्थ विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसी की एक झलक हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, 22वें द्विपक्षीय एक तरीके से जो संवाद है, चर्चा है, उसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर। प्रधानमंत्री की ये तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा किसी देश के लिए, जो कि वो रूस पहुंचे, और रेड कारपेट बिछा हुआ ये दिखाता है कि जया किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और इस्तकबाल किया जा रहा है। ये भारतीयों के सम्मान के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, और वहाँ पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ये सम्मान भी अपने आप में विशेष सम्मान के तौर पर है। एयरपोर्ट पे जिस तरह प्रधानमंत्री को रिसीव किया गया है, ये गर्मजोशी दिखाती है कि कैसे रूस भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है और इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। और हम जानते हैं कि आज और कल 2 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण बैठकों का दौर रहेगा, जब प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत होगी। शिष्टमंडल के स्तर के लिहाज से बात की जाए, द्विपक्षीय बातचीत के लिहाज से बात की जाए, कई क्षेत्रों में समझौते होने की भी संभावना है। रक्षा सुरक्षा से लेकर ऊर्जा का जो मसला है, इन तमाम विषयों पर, और खासतौर से निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर, बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, और लोकल करेंसी में कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। बिल्कुल, और काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं भारत और रूस के, लेकिन हम कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत और रूस के संबंधों की बात करें, विभिन्न क्षेत्र हैं, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, और लोगों के बीच जिस तरह से आदान प्रदान बढ़ा है, उसको देखने लायक है। हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर यहाँ पर समीक्षा करने का अवसर है, बातचीत करने का अवसर है। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है यहां से आगे? प्रधानमंत्री ने कहा अपने जाने से पहले वक्तव्य में कि विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए वो बेहद उत्सुक, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बेहद शानदार स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं मॉस्को। हमारे संवाददाता ये भी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं रूस के, वो पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरों में हम झलक भी देख पा रहे हैं। और ये अपने आप में प्रधानमंत्री को फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं रूस के, वो रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। और इन्होंने ही एक तरीके से जब पहले एक मौका आया था तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट को भी उनके रशिया दौरे के दौरान उनको रिसीव किया था, और अभी प्रधानमंत्री के साथ में जिस होटल में प्रधानमंत्री ठहरे हैं वहाँ तक का वो सफ़र भी उनके साथ तय कर रहे हैं। ये स्पेशल जेस्चर के तरीके से है, जो दिखाता है कि हाँ, हम आपको एक स्वागत के साथ साथ सत्कार के साथ किस प्रकार से गर्मजोशी के साथ आपके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण। हमारे सहयोगी सुधीर यादव भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए मॉस्को में मौजूद हैं। सुधीर, अगर आप तक हमारी आवाज़, हम कोशिश करेंगे सुधीर तक पहुंचने की, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम, जब फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रूस के हैं वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में भारत के जो राजदूत हैं
वहाँ पे मौजूद मॉस्को में, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का उन्होंने भी स्वागत किया, तमाम वरिष्ठ लोग। और तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां होती हैं, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में प्रधानमंत्री के स्वागत और इस्तकबाल की तस्वीरें इस वक्त सीधे मॉस्को से आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उनका भव्य तरीके से रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। मिस्टर तहल, आपको इन तस्वीरों को फर्स्ट इंस्टेंस में किस तरह से आप क्या रिएक्शन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि मॉस्को में प्रधानमंत्री का पहुंचना और ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं? यहाँ से एक मोमेंटम बनता है पूरे 2 दिन के कार्यक्रम का? बिल्कुल, ये मोमेंटम बनता है। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनको रिसीव करना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेस्चर है। उसके बाद ट्राई सर्विस पूरा उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, तो इसको एक ऑफिशियल विजिट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है और पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मॉस्को में पहुंचने पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में बेहद भव्य तस्वीरें। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनके स्वागत इस्तकबाल के लिए ये तस्वीरें मॉस्को के एयरपोर्ट से। और ये रेड कारपेट जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और गार्ड ऑफ ऑनर अपने आप में हर देश की अपनी कुछ अलग विशिष्ट परंपराओं के अनुसार रहता है। अंशु जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को? आपके मन में पहला क्या ख्याल आ रहा है? ये दिखाई पड़ रहा है कि 2 घनिष्ठ मित्र देश और 2 घनिष्ठ मित्र राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। मोदी जी को जिस प्रकार से फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया है, जिस प्रकार से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और सुंदर तस्वीरें हैं जो हमारे सामने हैं। और हर एक भारतीय को इन तस्वीरों को देखकर गौरव हो रहा होगा, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है और जिस प्रकार से भारत को सम्मान के साथ, हमारे राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है, तो आगे निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ता है। एक सकारात्मक हमको दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि आगे कुछ न कुछ संभावनाओं पर निश्चित तौर पर अच्छे आउटकम्स निकलते हुए दिखाई देंगे हमें। बिल्कुल, यहाँ पर शानदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से भारत और रूस के संबंधों में जो प्रगाढ़ता है वो और गहराई, यहाँ पर उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास, और उसी खास दौरे पर यहाँ पर प्रधानमंत्री रूस पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इस वक्त इसके बाद से? प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड मोंटेरो, उन्होंने रिसीव किया है। और ये बहुत स्पेशल गेस्चर है, क्योंकि जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे अपनी रशिया विजिट पे, तो उन्होंने भी रिसीव किया था। और सबसे खास स्पेशल गेस्चर ये है कि यहाँ से लेके होटल तक वो उनके साथ उनकी गाड़ी में, उनको गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। यहाँ की बात का उनका प्रोग्राम अगर मैं बताऊँ तो आज शाम को जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया है। और उसके बाद से कल का जो उनका कार्यक्रम है, सबसे पहले जो इंडियन डायस्पोरा है उसको वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद से जो तमाम उनके कार्यक्रम में जो 22वां शिखर सम्मेलन है उसमें जो दोनों लीडर्स हैं तमाम जो द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। सुधीर, ये तस्वीरों जो आपके माध्यम से हम तक पहुंची उनमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट पे रेड कारपेट प्रधानमंत्री के लिए बिछाया गया, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर देखने को मिल रहा है। ये जेस्चर किस तरीके से एक मोमेंटम को खड़ा करता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक गर्मजोशी, गर्माहट साफ तौर से दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री के रूस की सरजमी पर कदम रखते ही। बिल्कुल, अरे देखिए, इस चीज को समझा जा सकता है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है डेविड मोंटेरो, वो रिसीव करने आए हैं। ये एक स्पेशल गेस्चर है। और खास बात, यहाँ से वो प्रधानमंत्री की गाड़ी में उनके होटल तक साथ में सफर कर रहे हैं। वो उनको वहाँ वापस छोड़ेंगे और उसके बाद से वो आगे वहाँ जाएंगे। ये अपने आप में एक स्पेशल गेस्चर है। साफ तौर पर संबंधों में जो गर्माहट है वो दिखाई देती है। और जिस तरीके से आपने बात की, एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप जो लगातार रही है लंबे वक्त से, उसका एक गेस्चर विजिट की शुरुआत में साफ तौर पर दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं, उनको सेरेमोनियल वेलकम यहाँ किया जाता है। उसके बाद से अब वो होटल पहुंच रहे हैं जहाँ इंडियन डायस्पोरा है, वो उनका इंतजार कर रहा है, उनका वेलकम कर रहा है। वो उनको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कई सारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो प्रधानमंत्री के होटल के पास इकट्ठे हुए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। तो प्रधानमंत्री यहाँ एयरपोर्ट से निकले और अब होटल पहुंचने वाले। कल के खास तौर पर अगर कार्यक्रम की बात मैं करूँ तो कल प्रधानमंत्री सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा से बात जाएंगे। उसके बाद से यहाँ जो अननोन सोल्जर्स हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन
वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एटम सेंटर है, एग्जीबिशन सेंटर जो रशिया की जो एटॉमिक डेवलपमेंट है उसको दर्शाता है, वहां जाएंगे और उसके बाद से जो 22वां शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सेदारी करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप की मैंने बात की, लगातार रक्षा, तमाम जो दूसरे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग रहा है, 22वें शिखर सम्मेलन में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत को और नए आयाम पर ले जाने की उम्मीद है। सुधीर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक संबंधों में शिथिलता से आगे बढ़ते हुए एक नई ऊंचाई तक ले जाने के जोश के साथ में दोनों ही देश तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। यहां से रूस की सरजमी पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी और 2 दिन बहुत कुछ होगा जो भविष्य के गर्त में अभी फिलहाल छुपा है, लेकिन इसका आधार इन 2 दिनों में तैयार होने वाला है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में सहयोग के समझौते की संभावनाओं का जिक्र लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल आनंद, देखिए न केवल द्विपक्षीय मामलों की बात की जाए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जो एरेना है उसको भी देखेंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो माहौल है उसको देखें, उसके लिहाज से भी जो यात्रा है बहुत मायने रखती है। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हो या तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हो, जिस तरीके से वेस्ट का रशिया के प्रति जो व्यवहार है वो रहा हो, उनके मद्देनजर ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और इस लिहाज से भी इसको देखना होगा कि जिस तरीके से दोनों लीडर्स के बीच में बहुत बॉन्डिंग है, पिछले 10 साल में करीब 16 बार उनकी मुलाकात हुई है, एक पर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे का शेयर करते हैं, तो ये रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बिल्कुल अहम जो चीजें हैं वो मौजूद हैं। और खासतौर पर जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब कैसे जो नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, स्टार्टअप की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंट के क्षेत्र में अगर क्लाइमेट चेंज की बात हो, इन सब तमाम मुद्दों में कैसे और आगे बढ़ना है, इंटरनेशनल जो मंच है उनमें कैसे साझा रूप से आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ बात होगी। और जाहिर तौर पर संबंध चूंकि पहले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे हैं, तो उनको और कैसे आगे और बेहतरी की ओर आगे लेकर जाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर जिस तरह से दृष्टिकोण साझा करने के लिए बेहद उत्सुक प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा। आपने जो तमाम जो पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ नए क्षेत्रों की जो खोज है, किस तरह से और नए क्षेत्रों पर भी भारत और रूस अपने संबंधों को, अपने साझेदारी को बढ़ा सकता है, उस पर भी खास तौर पर चर्चा होने की उम्मीद। साथ ही जिस वक्त वैश्विक परिदृश्य है उसको भी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री वो तमाम मुद्दे पर बातचीत करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो तो हैं, खासतौर पर एनर्जी सिक्योरिटी की अगर खासतौर पर बात करें, जिस तरीके से अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो जो दोनों देशों के बीच में रुपए और रूबल में जो ट्रेड हो रहा है उसको किस तरीके से और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा स्थायित्व प्रदान किया जाए जो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल हो, इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और तमाम जो दूसरे क्षेत्र है, अगर छात्रों के लिहाज से देखें, भारत एक बड़ी संख्या मेडिकल स्टूडेंट्स की रशिया में आती है। मेडिकल एजुकेशन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, टूरिज्म एक ऐसा बढ़ता हुआ क्षेत्र है जहाँ दोनों देश बहुत एक दूसरे के साथ अगर इस मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं तो दोनों के लिए बहुत एक बेहतर सिचुएशन स्टैब्लिश होगी। कई सारी डायरेक्ट फ्लाइट की अगर बात हम करें कि रशिया से अगर डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए डेली कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो तो टूरिज्म की एक बेहतर स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये तमाम एरियाज हैं। स्टार्टअप का एक ऐसा एरिया है जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बिल्कुल, पर्यटन की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत संभावनाएं हैं अभी भी। सुधीर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय समुदाय का भी जिक्र किया कि किस तरह से वो एक जीवंत समुदाय से मिलने के लिए काफी उत्सुक है। और जैसा कि आपने बताया कि कल सुबह ही जो कार्यक्रम होगा वो उनसे मिलते नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ वहां पर मौजूद है भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए? अजय, आप इस चीज से समझ सकते कि भारतीय समुदाय जो है उसमें कितना उत्साह है कि जब अभी प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे हैं तो तमाम जो भारतीय समुदाय होटल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गया है और हाथों में झंडे लेकर वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरह का माहौल वहाँ बिल्कुल एक जोशीला माहौल, देशभक्तिपूर्ण माहौल प्रधानमंत्री को देखने के लिए बन चुका है। तो इसके अलावा कल के कार्यक्रम की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ तो सबसे पहला कार्यक्रम जो इंडियन डायस्पोरा है उसको संबोधित करेंगे। यहाँ जिस तरीके से मैंने बताया कि तमाम वैश्विक परिस्थितियों की बात है, जो माहौल बदला है उससे भारत के लिए नई संभावनाएं हैं।
फार्मा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, हैवी मशीनरीज हैं, टूरिज्म की हम बात पहले ही कर चुके। ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां भारत बहुत आसानी से, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो जाहिर तौर पर जो प्रवासी भारतीय है वो इन क्षेत्रों को देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जब दोनों लीडर्स मिलेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। सुधीर, आप रहिए हमारे साथ में। इस खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, एम्बेसडर तायल, इसके अलावा डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। एम्बेसडर तायल, आपको लगता है कि इन तस्वीरों से अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे अपने होटल, वो तस्वीरें आएंगी तो हम वो भी साझा करेंगे, लेकिन हम इस बात की पूरी तरीके से अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए पहुंचे ही होंगे, क्योंकि ये हमने हर जगह देखा है कि इंडियन डायस्पोरा को दोबारा से एनर्जाइज करने का जो बीते एक दशक में काम प्रधानमंत्री ने किया है वो रूस के लिहाज से भी है। तो रूस में मौजूद भारतवंशियों के मन में भी बहुत उत्सुकता है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। एम्बेसडर तायल, जिस देश में भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ भारतीय मूल के लोगों में इतना उत्साह होता है उनसे मिलने का। मैं पिछले वर्ष सिडनी में था जब वो आए थे वहाँ पर, और कितना उत्साह, हज़ारों लोग वहाँ पर थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद होटल के पास भारतीय मूल के लोगों को कहा गया होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर नहीं थे कभी। ये सब लोकल प्रोटोकॉल के साथ ये निर्णय होता है कि कहाँ भारतीय मूल के लोगों का इंटरेक्शन प्रधानमंत्री के साथ रहेगा, या तो वो होटल में होता है या एयरपोर्ट पर भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय होटल के पास पहुँचेगा तो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ बहुत मात्रा में नज़र आएंगे भारत का झंडा लिए, और एक बहुत ही एनर्जी, तो वो उनको प्रधानमंत्री भी उनसे एक एनर्जी लेते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ जो उनके चेहरे पे एक खुशी आती है हमारे प्रधानमंत्री के आंखों में, जिस तरह का एक स्पार्क होता है, और जिस तरह का एक भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं, बच्चे, लेडीज़, झंडा फहराते हुए, और एक बहुत ही अच्छा दृश्य हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा है और कैसे सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है, किस तरह से जो पिछले 10 वर्षों में जो साझेदारी और बढ़ी है कई क्षेत्रों में, उसमें और कौन से नए क्षेत्रों में किस तरह से संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। व्यापार है, सुरक्षा है, तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जो छाए रहेंगे अगले 2 दिन तक। क्या कुछ एजेंडा में शामिल होने की उम्मीद है, क्या कुछ कहता है आपका आंकलन? विजिट इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल के अंदर दोनों ही लीडरशिप 16 बार एंगेज कर चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने जब 3rd टर्म में वापस से चुन करके आते हैं तो फर्स्ट बायलैटरल विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की रशिया में है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस भी बताता है। अब आप देखिए कि पिछले मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 16 बार दोनों ही लीडर्स यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल चुके हैं, तो दिखाता है कि उनकी पर्सनल केमिस्ट्री और किस तरह से दोनों ही देशों के जो बायलैटरल रिश्तों को आगे लेकर के जाया जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस विजिट के रह सकते हैं, जो बिग टेक अवे, खासतौर पर वेस्ट की निगाहें इस विजिट पर खासतौर पर होंगी। दुनिया भर की निगाहें इस विजिट पर है, लेकिन खासकर वेस्ट इस विजिट को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, मॉनिटर कर रहा होगा कि आखिर क्या कुछ बिग टेक अवे रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत की बात आती है इस विजिट को लेकर के, एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर रहता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि इस विजिट की बात की जाए तो क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पे ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट पैंडेमिक टाइम, इनफैक्ट पोस्ट 2022 आप देखिए कि जो क्रूड है, जो एनर्जी सप्लाईज है, वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे भारत से रशिया से ली थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ट्रेड इम्बैलेंस का भी रह सकता है, क्योंकि $64 बिलियन के आसपास का देखिए कि भारत केवल $4 बिलियन रशिया में भेजता है और रशिया से लगभग $60 बिलियन का सामान भारत में आता है। तो इस तरह ट्रेड इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको कैसे बैलेंस किया जा सके, नए सेक्टर्स को एक तरह से आइडेंटिफाई करके, लुक्रेटिव सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स रह सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ एटम पेविलियन जाएंगे, तो इसका क्लियर मैसेजिंग ये है कि न्यूक्लियर कैपेसिटीज को एनहांस करने के लिए, न्यूक्लियर कैपेसिटीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एनहांस करने के लिए भारत के अंदर उस पर फोकस रह सकता है, क्योंकि भारत इस टारगेट को लेकर चल रहा है कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने जा रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एनहांस करना,
ऑलरेडी कुडनकुलम प्रोजेक्ट जो भारत के अंदर है उसमें 2 यूनिट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रशिया के साथ जो कोऑपरेशन के साथ में 2 यूनिट पर काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको कैसे फास्ट ट्रैक कह सके, कैसे फाइनेंस कह सके, बिकॉज इंडिया इस बात को चाहेगा कि सोलर कैपेसिटीज हो, न्यूक्लियर कैपेसिटीज हो, यानी कि ग्रीन जो एनर्जी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जा सके 2070 तक जाते हैं, जिससे कि भारत कार्बन न्यूट्रल हो सके। तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टेकअवेज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है, जिसमें कैसे को प्रोडक्शन किया जा सके डिफेंस इक्विपमेंट का, को डिजाइनिंग की जा सके डिफेंस इक्विपमेंट, बिकॉज डिफेंस एक बहुत ब्रॉड होराइजन है, तो कैसे डिफेंस के क्षेत्र को बढ़ावा दिया सके, इस बात पर फोकस रह सकता है। जी अरुण, कुल मिलाकर के हर गैम्बिट के अंदर एक तरह से चर्चा होती है, आपको दिखाई देगी। जी आनंद। बिल्कुल अरुण, आप लगातार प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर नजर रखिए, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ अंशु जोशी भी लगातार बनी हुई है। अंशु मैम, आपको लगता है कि जो बात का जिक्र हमारे सहयोगी सुधीर हो या फिर अरुण लगातार कर रहे हैं कि जैसे बीते 10 वर्षों में 16 बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होना और इससे कहीं आगे बढ़ के कई बार टेलीफोनिक संवाद होना, इस सब के चलते दोनों की आपसी केमिस्ट्री भी अपने आप में एक बेहतर स्तर तक पहुंची है और ये भी एक मददगार साबित होती है, उसका एक आधार तैयार करती है जब दोनों देशों आगे बढ़ने के लिए जब तैयार नजर आते हैं और नए क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना होता है। किस तरह से आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखती हैं जहां पे दोनों नेताओं की आपसी सूझबूझ समझ एक बड़ा आयाम दिखाती नजर आती है? निश्चित तौर पर किसी भी देश की जो विदेश नीति है उसके आधारभूत स्तंभ तो उस देश के नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का किस प्रकार का व्यवहार है, वो कितने मैत्रीपूर्ण है, किस प्रकार से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सहजता से संबंध स्थापित कर पाते हैं, इस पर भी देश की विदेश नीति बहुत कुछ निर्भर करती है। तो हम विगत कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को जिस प्रकार से गतिशील होता हुआ निरंतर देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का व्यवहार है। वो अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनमें पुतिन भी शामिल हैं, उनके साथ बहुत सहजता से मित्रता स्थापित कर लेते हैं। विगत इन 10 वर्षों में हमने देखा कि कैसे पुतिन और मोदी जी के बीच में मित्रता के नए आयाम जुड़े हैं। 16 बार तो वे मिले, लेकिन इसके अलावा विशेषकर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई बार दोनों की टेलीफोनिक वार्ताएं हुई और आप मोदी जी की उनके साथ सहजता देखिए कि जिस बात को कहने से पूरा विश्व कहीं ना कहीं डर रहा था, उस बात को मोदी जी ने बड़ा सहज होकर पुतिन से कहा था SCO की मीटिंग के दौरान कि ये समय युद्ध का नहीं है, आपको विकास पर ध्यान देना चाहिए और इस युद्ध का अंत होना चाहिए। और इसी बात को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब भी जब मिलेंगे पुतिन से और 3 प्रकार की बैठकें होने वाली है, प्राइवेट मीटिंग होने वाली है, डेलीगेशन लेवल की मीटिंग होने वाली है और रिस्ट्रिक्टेड वार्ता होने वाली है, तो मुझे लगता है कि जब दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष प्राइवेट मीटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बात को वो उसी सहजता के साथ फिर से कहेंगे। अंशु जी, ये तस्वीरें इस वक्त जय हम कह सकते हैं कि मॉस्को से प्रधानमंत्री के होटल के बाहर जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां से आ रही हैं और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति का कटआउट्स नजर आ रहा है, दोनों शेक हैंड करते नजर आ रहे हैं और भारतीय परंपरागत वाद्य और नृत्य रशिया के लोगों के द्वारा करना, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। बिल्कुल, संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच पर कितना एक अलग स्थान है, विशिष्ट स्थान है कि आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा हुआ नज़र आता है और ये तस्वीरें उसी की एक झलक है। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए खास तैयारियां की गई हैं, सजावट की गई है, वो जोश है, वो उत्साह है और ढोल नगाड़ों के साथ, मतलब मॉस्को की गलियों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यही साबित करता है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति ने, भारतीय गीत संगीत ने पूरे विश्व के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। भारतीय परिधान में सजे लोग और ये दर्शाते हैं भारतीय लोगों की जो बढ़ती हुई जो आत्मीयता है, जो संबंध है, जो कनेक्ट है, पीपल टू पीपल कनेक्ट। ये वो लोग हैं जो भारत और रशिया, ये दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करते हैं और जीवंत संस्कृति का एहसास दिलाते हैं नृत्य संगीत के साथ। तैयारियां की जा जीवंत रही संस्कृति का जिक्र जय आप कर रही हैं, अपने आप में रशिया की सरजमी पे रूस के रहने वाले लोग अगर जय रामा और जय कृष्णा अगर कह रहे हैं तो इसके बहुत मायने हैं। ये इसलिए भी मायने हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय जो संस्कार है, अगर दुनिया उनको सहजता से खुले दिल से स्वीकार रही है तो ये दिखाता है और बताता है
कि हमारे मूल्यों की कितनी ताकत है। लोग जब उसको उस विदेशी सरजमी पर स्वीकारने के लिए तैयार हैं तो शायद हमारे मूल्यों में इतनी गहराई और गंभीरता और इस प्रकार से रही है जिसको आज दुनिया खुले मन से स्वीकारती है। हम जानते हैं कि इस प्रकार से हरे कृष्णा मिशन के माध्यम से, इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से एक बड़ा एक प्रयास रहा है जहाँ पे भारतीय संस्कृति को लेकर लगातार लोग जुड़े रहते हैं, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भी अपने आप में दिखाता है कि कैसे लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ पे स्वागत के लिए, और कटआउट्स जो लगे हुए थे वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं, शेक हैंड करते हुए। और एक बड़ा बदलाव जो हम सभी ने महसूस किया है बीते दशक में, किस तरह से भारतीय होने का जो गर्व है, जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, जो तिरंगे का सम्मान और तिरंगे को देखकर जिस तरह की गौरवान्वित महसूस होते हैं, वो तमाम जो मौजूद वहाँ लोग थे वो इसका जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के चलते जो वर्चस्व बढ़ा है वैश्विक मंच पर भारतीयों का, उसी की एक झलक यहाँ इस वक्त मॉस्को की गलियों में भी नजर आ रही है, जहाँ तैयारी साफ दिख रही है प्रधानमंत्री के शानदार स्वागत की। ढोल नगाड़े और मजीरे वहाँ पे मौजूद हैं, और ये भारतीय जो एक तरीके से संस्कृति है उसका मुजाहिरा भी करता है। अमरजीत दयाल, आप क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को, क्योंकि रूस की सरजमी पे मैं आपके पास सर आता हूँ, हमारे सहयोगी सुधीर यादव भी हमारे साथ लगातार मॉस्को से ही जुड़े हैं। सुधीर, हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं जहाँ पे रूस के रहने वाले लोग भारतीय परिधानों में नजर आ रहे हैं, भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ, भारतीय जो संगीत है उसके साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देख कर किस प्रकार के मनोभाव उमड़ते हैं मन के अंदर जब आप रूस की सड़कों पे घूम रहे होते हैं? किस तरीके से आप इसको रखना चाहेंगे सामने, सुधीर? बिल्कुल, देखिए आरएनबी लंबे समय से रहा है, जिस तरीके से पीपल टू पीपल टाइज रही है, भारतीय सिनेमा के प्रति जो रूस का प्रेम रहा है वो नजर आता है। राज कपूर यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ भारतीय समुदाय में लोकप्रियता है, न केवल भारतीय समुदाय में लोकप्रियता है बल्कि जो यहाँ रशिया के लोग हैं वो भी उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनकी झलक पाना चाहते हैं। ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव साफ तौर पर कि न केवल हमारे देश के बल्कि रशिया में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दीवानगी, जो खासतौर पर उनके को देखने की जो चाहत नजर आती है वो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरीके की आपने बात की कि जो वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री का लगातार फीचर रहा है, लगातार जो उन्होंने बात रखी है पूरी दुनिया के लिए, विश्व बंधुत्व की बात वो लगातार रखते रहे हैं, तो ये इसकी एक झलक यहाँ साफ तौर पर हमें नजर आती है कि भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति के साथ जी बिल्कुल सुधीर, जहाँ भी हम देखते हैं कि भारत वासी जाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, अपना एक छोटा सा लिटिल इंडिया बसा लेते हैं, और उसी की झलक यहाँ भी देख रहे हैं। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एम्बेसडर दयाल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की, कितनी तटस्थता के साथ वो उसके साथ खड़ा है, और भारत रूस की जो साझेदारी है वो इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण यहाँ पेश करती है कि लगातार हर दबाव को खारिज करते हुए भी भारत अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ लगातार आगे बढ़ा है। और जितनी भी जब मौजूदा जो वैश्विक परिदृश्य रहा, जब रूस अलग थलग पड़ता नजर आया, उस वक्त भी भारत और रूस के रिश्तों में एक तरह भी आंच नहीं आई। किस तरह से देखते हैं भारत की इस विदेश नीति को, जो संतुलन बनाए रखने की यहाँ पे जो कोशिश प्रधानमंत्री की, जो वैश्विक मंच पर जिस तरह से रंग लाती है, और मजबूती से, अंदाज पहले भी यही था लेकिन जो आक्रामक अंदाज के साथ और मजबूती के साथ भारत ने रखा है अपनी इस नीति को? मैं समझता हूँ कि भारत की विदेश नीति पहले भी बहुत सुदृढ़ थी, पर पिछले 10 वर्ष में जिस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे किया गया है, और हर देश के साथ कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कोई भी मुद्दा हो दुनिया का उसमें कुछ सिद्धांत भारत ने सामने रखे हैं, और हर देश ने उसका स्वागत किया है, उसका समर्थन किया है और उसकी इज्जत की है। जैसे कि यूक्रेन के संदर्भ में देखें, यूक्रेन रशिया का जो भी युद्ध हो रहा है, भारत ने बड़ी प्रिंसिपल बात की है, हमेशा कहा है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी और यूएन चार्टर का हर देश को सम्मान करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इंगित करता है रशिया को कि भाई आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा, हमेशा हमने ये भी कहा है कि रशिया की जो भी सिक्योरिटी की जो भी उनका नीड्स हैं, जो उसका भी विश्व को ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए भारत जिस तरह से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है, सब देशों ने उसको एक्सेप्ट किया है, और उसके साथ भारत के साथ अपने संबंधों को
और बढ़ाने का प्रयत्न किया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे यूरोप के और भी देश हों, एशिया के देश हों, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, चाइना को छोड़कर, और हमारे पाकिस्तान को तो खैर उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, पर बाकी जितने भी देश हैं दुनिया में, वो भारत को शांति और स्थिरता का एक स्तंभ समझते हैं। वो समझते हैं कि भारत जिस तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है, 5वें स्थान पर है हम अभी विश्व में, 3रे स्थान पर पहुंचने का 4-5 साल में पहुंच जाएंगे। वो भारत की इस यात्रा में भारत के साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, भारत के में निवेश करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं भारत के साथ उनका भी एक जो जुड़ा हुआ है, उनका नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उनकी प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद जो एक बहुत मुख्य बात इस समय होगी, आपके उन्होंने भी जिक्र किया कि पिछले 2 वर्षों में जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि हम जो ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, जैसा प्रोफेसर जोशी ने भी कहा कि $60 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं और $5 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है। तो इतना रुपया भारत में जो इकट्ठा होगा, वो क्या रशिया भारत में निवेश कर सकता है? जैसे कि देखिए सॉवरेन फंड होते हैं जी, सऊदी अरेबिया का सॉवरेन फंड है, यूएई का सॉवरेन फंड है, वो भारत में काफ़ी निवेश कर रहा है, सिंगापुर का सॉवरेन फंड है। इस तरह इस एक पहले बहुत वर्ष पहले 60s में PL 480 फंड्स हुआ करते थे अमेरिका के। क्या कोई रास्ता है कि ये जो रुपया रशिया का भारत में है उसको भारत में ही निवेश किया जाए जी, प्राइवेट सेक्टर में भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में? मैं समझता हूँ इसमें एक इस संदर्भ में भी बातचीत दोनों नेताओं में होगी। डॉक्टर जोशी, लगातार हम व्यापार की बात कर रहे हैं, किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नए ट्रेड रूट को लेकर भी पूरी उम्मीद है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी, जो कि काफ़ी अहम है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 के बाद लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बात को कहते आए कि न सिर्फ भारत और भारत के मित्र देश बल्कि पूरे विश्व को अपनी कनेक्टिविटी को बेटर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स रह सकें और इन आपदाओं विपदाओं की वजह से लोगों का जो जीवन है वो डिसरप्ट ना हो। तो अब जब वापस हम भारत और रूस के व्यापार और निवेश की बात करते हैं, तो एक जो आपसी कनेक्टिविटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर के हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत अलग अलग वैश्विक मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मंचों से भी भारत इस पर काम कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो ये मैरीटाइम कॉरिडोर है ये प्रस्तावित है, इस पर बात चल रही है। तो इस प्रकार से भारत और रूस निश्चित तौर पर ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस रूस से लेते आ रहे हैं, और उस समय भी जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, हमें भी चेतावनी दी, पर हमने उस चेतावनी की परवाह नहीं की। तब यूरोपियन यूनियन की हेड उर्सुला वॉन को हमारे माननीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया था कि भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सबसे आगे रखते हुए किसी भी प्रकार के निर्णय लेगा। तो एक बड़ी सुदृढ़ता से हमने रूस के साथ व्यापार के क्षेत्र में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की है। लेकिन पिछले दिनों हमारे माननीय विदेश मंत्री ने इस बात को भी रखा कि किस तरह से ये ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो भारत और रूस के बीच में हो रहा है, और कैसे एम्बेसडर टयाल इज एब्सोल्युटली राइट कि जो रशिया का जो पैसा है वो किस तरह से यहाँ निवेश हो सके। तो इसमें निश्चित तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है और आपसी कनेक्टिविटी है, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, और इस पर मुझे लगता है कि निश्चित ही कुछ न कुछ बात होगी। अंशु जी, जो बात मिस्टर तायल ने कही थी, मैं उसको थोड़ा और स्पष्टता के साथ आपसे समझना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीते जब यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद से भारत ज़्यादा मात्रा में तेल हम वहां से खरीद रहे हैं, तो क्या ये जो तेल हम खरीद रहे हैं लोकल करेंसी के तहत खरीद रहे हैं? मतलब भारत का जो रुपया है वो हम रूस को दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपस में इस प्रकार के ट्रेड को करना शुरू किया, और यही रुपया जो इस वक्त तेल खरीदने के रूप में रूस के पास मौजूद है, अब रूस के पास इस बात की संभावना है कि उस रुपए के आधार पे वो भारत में निवेश करे। क्या इसी संभावना को तलाशने के लिए क्या हो सकता है जमीन पे?
निश्चित तौर पर। और यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, जब हम वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम को देखते हैं, जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर नज़र डालते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉलर का हमें आधिपत्य दिखाई पड़ता है। और कुछ महीनों पहले हम सभी को याद होगा कि कैसे एक डेट सीलिंग को लेकर के अमेरिका में एक संकट उत्पन्न हुआ था कि अमेरिका जो अपना कर्ज था, डेट सीलिंग ना बढ़ा पाने की वजह से वो चुका नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट आ गया था। तो बार बार पुतिन की तरफ से ये बात रखी गई कि ये जो डॉलर डोमिनेटेड हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है ग्लोबल लेवल को, इसको बदला जाए, और तरह तरह के जो विकासशील देश हैं जो इस अर्थव्यवस्था का भाग हैं, उनकी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें ये देश आपस में व्यापार कर सकें। अब जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने आप को डिजिटल बनाया, जिस तरह से दूसरे देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध स्थापित किए, एक विश्वास सुदृढ़ हुआ, भारत और रशिया के बीच एक बड़े पैमाने पर रूबल में व्यापार हो रहा है, और उसी को निरंतर आगे बढ़ाने पर दोनों ही देश काम कर रहे हैं। तो आपने जो बात कही कि अभी जो हम ये ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं, इसका एक बड़ी मात्रा में जो हम पेमेंट है वो रूबल में कर रहे हैं। तो जब अपनी अपनी लोकल करेंसी में ये व्यापार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के देशों में अपनी अपनी करेंसी में निवेश भी उतनी ही सहजता के साथ किया जा सकता है। जी मिस्टर तायल, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जिन सेक्टर्स के लिहाज से अगर हम बात करें, रूस के पास इस वक्त किन सेक्टर्स में गुंजाइश है कि वो भारत में निवेश करे? आपने संभवतः इंफ्रा का जिक्र भी किया, लेकिन एनर्जी बास्केट के लिहाज से भी, उस दिशा में भी, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर तमाम प्रकार की ग्रीन एनर्जी पे भारत लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है क्या ये वो सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे ज्यादा संभावना दिखाई पड़ रही है? देखिए, ग्रीन एनर्जी, सर आपको विनम्रता से रोकना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त हमारे पास पहुंच रही हैं जहां पे प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से, और उसके बाद में उनके स्वागत इस्तकबाल किया जा रहा है, और होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। ये रंगारंग तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और भारतीय संस्कृति की तस्वीर एक बार फिर से वहाँ पे दिखाई पड़ रही है होटल में जब प्रधानमंत्री पहुँचे हैं, और ढोल नगाड़े, जया जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो भी पीछे सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं मॉस्को में, और हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी शानदार स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय रंगों में सराबोर मौजूद कलाकार वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अरुण, क्या कुछ और आप कहना चाहेंगे? किस तरह से प्रधानमंत्री का वहाँ आना, काफ़ी इंतज़ार था वहाँ के लोगों को, और अब वो प्रधानमंत्री उनके बीच हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब मॉस्को पहुंचे हैं तो होटल के बाहर काफी भारी संख्या में आपको कह सकते हैं कि जो इंडियंस या जो रशिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। जब रशिया के लोगों के हाथों में भारतीय झंडे हो, और जाहिर सी बात है वो जो स्वागत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रशिया के लोग भी भारतीय के साथ मिलकर के ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। यानी एक बात तो तय है कि जितने पॉपुलर पुतिन है रशिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा एज अ वर्ल्ड लीडर, बिकॉज यहाँ पे कई सारे जो रशियंस हैं जो कि देखने के लिए आए हैं, वो ये देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि दुनिया भर के अंदर जिसकी अप्रूवल रेटिंग टॉप पर रहती है, तो वो उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। अपने में दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी रशिया के अंदर भी काफी ज्यादा है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट है यहाँ पे काफी सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स है खास तौर पर, जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए रशिया में आते हैं, खासकर जो मेडिकल स्टडीज होती है, तो उनकी भी काफी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आते हैं। यानी कि जो कल्चरली कनेक्ट करने के लिए और पीपल टू पीपल टाइप्स को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इम्पोर्टेंट सबसेट रह सकता है, कैसे कल्चरल टाइप्स को यहाँ पर और बढ़ावा दिया जा सके। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री है। 16 बार वो मिल चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर, और 2001 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और तब जब पहला एनुअल जो इंडिया रशिया समिट हुआ था, उस समय पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो गुजरात के चीफ तब वो मौजूद रहे थे।
तो तब से लेकर के 2001 से लेकर के 2024 तक की यात्रा हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की काफी इंपॉर्टेंट रही है, और कैसे दोनों देशों के जो लोग हैं वो कनेक्ट हुए हैं, बेहतर कनेक्ट हुए हैं, और गजब की केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के बीच में भी हमें देखी है पिछले 1 सालों के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये जो विजिट है काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी बायलैटरल रिलेशनशिप को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अंदर, और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल टाइज को एनहांस करने की दिशा के अंदर ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इससे तो मिनी इंडिया पूरा यहाँ मॉस्को के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग भारत और रूस के झंडे लेकर के पहुंच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने के लिए। हाँ, अरुण, तस्वीरों में भी हम लगातार देख पा रहे हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भारतीय समुदाय के तमाम लोग हैं जो परंपरागत भारतीय परिधान में मौजूद हैं, और मिनी इंडिया ये शब्द का आपने जिक्र किया वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है मॉस्को के उस होटल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और यहां पर भारतवंशी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग फोन के माध्यम से एक सेल्फी को लेना चाहते हैं, यानी इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं हमेशा के लिए। ये उत्सुकता नजर आती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी को एक तरीके से हतोत्साहित नहीं कर रहे, सभी की तरफ जाकर उनका अभिवादन स्वीकार करना, उसी गर्मजोशी से कई लोगों से हाथ मिलाना, और तस्वीरें जो लोग हाथ में लेकर खड़े हैं उनको भी रिसीव करना। अरुण, आप वहां मौजूद हैं, हम पीछे सुन पा रहे हैं भारत माता की जय का जय घोष सुनाई पड़ रहा है रूस की सरजमी से। ये सुनने में वहां पे किस प्रकार के मनोभाव होते हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप बेहतरी से इस बात को समझा पाएंगे अरुण? बिल्कुल, केवल भारतीय नहीं है जो कि भारत माता की जय बोल रहे हैं आरेंद्र। यहाँ जो रशियन लोग हैं जो कि इस्कॉन में और कृष्ण भगवान में बिलीव करते हैं, भारतीय संस्कृति में काफी बिलीव करते हैं, तो रशियन लोग भी भारत माता की जय बोल रहे हैं, और वो भी मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से कल्चरल कनेक्ट है भारत और रशिया के बीच में, हम जानते हैं कि रशिया के जो लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में हमने देखा है कि यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज है उसको सिखाया जाता है, बिकॉज हमारे कई सारे एंगेजमेंट्स ऐसे हैं, एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि पीपल टू पीपल टाई को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को काफी ज्यादा प्रमोट करता है। तो यहाँ पे कई सारे रशियंस हैं जो कि संस्कृत को सीखते हैं, हिंदी को सीखते हैं, और काफी रशियन जो कि हिंदी बेहतरी से बोलना जानते हैं। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट कि योग को बहुत बेहतरी से यहाँ के लोगों ने अपनाया है। रशियन जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने काफी बेहतरी के साथ योग को अपनाया है। जो 10th योगा जो दिवस मनाया गया था उसमें रशिया ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और जाहिर सी बात है कैसे दोनों देश कल्चरली जैसे कनेक्टेड है, फिल्म के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, लैंग्वेजेस के माध्यम से, और जाहिर सी बात है कि जो कल्चरली कनेक्ट जो दो देश आपस में होते हैं, तो जब उनके देश से कोई आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज का भी काम करता है। तो हम इस बात को जानते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है ग्लोबल लीडर्स तो सबसे टॉप पर रहती है, तो रशिया में रशियन बीच में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा यहाँ पर। बिल्कुल, खाना, भारतीय भाषाएं, भारतीय परिधान, भारतीय गीत संगीत बेहद लोकप्रिय है इस वक्त विश्व के कोने कोने में। और हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं प्रोटोकॉल और सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए, अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संवाद करते हुए, बात करते हुए। यहाँ बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आए हुए हैं, प्रधानमंत्री को भेंट करना चाह रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाओं के साथ आपने सुनी वहाँ पर, कितना जोश है तिरंगा लहराते हुए और सामने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए उन्हें देखते हुए? सुधीर, कल प्रधानमंत्री को यहाँ समुदाय को संबोधित करना, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का जोश आपको नजर आ रहा है वो अपने आप में अनिशा है। लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से बेताब है। भारत माँ के नारे, ढोल नगाड़े, लगातार स्वागत, बहुत मतलब किसी तरह से प्रधानमंत्री को एक बार छू लेने की चाहत उनके भारत माता की जय के नारे, ये अपने आप में जताता है कि किस तरीके से जो भारतीय समुदाय है वो प्रधानमंत्री मोदी की झलक आने के लिए पूरी तरह से दिखाता है। और खास बात ये क्योंकि होटल पहुँचने से पहले जो भारतीय समुदाय था वो यहाँ न केवल होटल के अंदर बल्कि होटल के बाहर ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ। तमाम जो लोग थे, बच्चे, महिलाएं, हाथ में भारत के झंडे लगातार करते नजर आए। सुधीर, आप जो बात कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त जहां पे कुछ बच्चों से मिल रहे हैं, उनमें से एक प्ले कार्ड उनके हाथ में था जिसको प्रधानमंत्री ने अपने हाथ पे लिया है। उस पर लिखा हुआ है होप ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए एक होप की उम्मीद है। और MODI, मोदी का MODI, उसका एब्रिवेशन एक तरीके से उस बच्चे ने लिखा है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट फॉर इंडिया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक होप फॉर इंडिया
और प्रधानमंत्री उस जो उसके हाथ में प्ले कार्ड है उसको पकड़ते हैं और उससे बात करते हैं। और ये भी दिखाता है कि रूस में रहने वाले छोटे बच्चे अगर प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर, संभावनाओं को लेकर इस प्रकार का जिक्र करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सुधीर, आप अपनी बात को पूरा करें, इस बात को भी समाहित कर सकते हैं। सुधीर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ जो बच्चे, कल भी आरिफ मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उनके एक बच्चे ने मोदी जी के लिए एक पूरा चित्र बनाकर दुनिया के लिए वो इस तरह से आशा की किरण है ये बताते हुए उनका चित्रण किया था। यहाँ साफ तौर पर यही नजर आता है कि ढोल नगाड़ों के बीच, भारत माता की जयकारों के बीच प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अभूतपूर्व स्वागत वो अपने आप में मिलता है। और साफ तौर पर ये जताता है आरिफ कि जो प्रवासी भारतीय है, किस उम्मीदों से, किस आकांक्षाओं से प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा है कि जब ये वार्तालाप होगा दोनों लीडर्स मिलेंगे, किस तरीके से जो भारतीय समुदाय है उनके लिए एक नए दरवाजे खोलने वाला है, एक नए एवेन्यूज खोलने वाला है। भारत और रूस के जो संबंध है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो यहाँ के जो प्रवासी भारतीय समुदाय है बहुत ज़्यादा समृद्ध, यहाँ के जो व्यापार है, यहाँ की जो तमाम चीज़ें हैं उनमें एक बेहतर हिस्सेदारी की तरफ आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कनेक्ट प्रवासी भारतीयों का भारत से, किस तरह से वो भारत के विकास में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, भारत से दूर रहकर भी भारत की विकास गाथा में वो अपना योगदान दे सकते हैं, इस कनेक्ट को एक नया जीवन दान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो कनेक्ट उनका है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। कहीं ना कहीं उसी भावना के साथ ये लेकर ये जो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं उसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, देखिए न केवल इस बात को प्रधानमंत्री अब से बल्कि इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने हमेशा प्रवासी भारतीयों से मिलने की, उनकी बातें जानने की, उनके बीच जाने की कोशिश की है, उनको समझा और खासतौर पर उनको एक संदेश दिया कि पूरी दुनिया में भारत के अंदर से वही है, जो उम्मीद उसकी होगी भारत में पूरी दुनिया की उम्मीद वही होगी। और ये चीज साफ तौर पर मोटिवेट करने के लिए जो प्रवासी भारतीय हैं उनको बहुत काम आई। और अब प्रवासी भारतीय जो भारत की ग्रोथ इंजन है उससे बेहतर भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है और कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम जो संभावनाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं, किस तरीके से उनका जो लाभ है वो न केवल देश के संसाधनों को मिले, देश में पहुंचे, बल्कि प्रवासी भारतीय जो देश में रह रहे उन तक भी इसका फायदा पहुंचे। तो ये तमाम कोशिशें और इसी खास तौर पर असर जो है प्रवासी भारतीय में साफ तौर पर नजर आता है कि जब वो प्रधानमंत्री तक पहुंचने की, उनको छूने की, उनकी एक झलक पाने की जो कोशिश करते हैं। जबकि इस खास बात थी कि ये कार्यक्रम प्लान में बिल्कुल किसी तरह से प्लान में नहीं था, ना इस बात की बहुत ज्यादा जानकारी थी। जैसे ही यहाँ के प्रवासी भारतीय जो समुदाय के लोग हैं उनको जानकारी मिली, वो तमाम जो मोदी के नारे लगाते हुए सड़क के किनारे, होटल की जो लॉबी है वहाँ इकट्ठे हुए और जिस तरीके का जोश, जिस तरीके की ऊर्जा उनके साथ पर नजर आई, खासतौर से छोटे बच्चे जिनके चेहरों पर जो उम्मीदों भरी मुस्कान, उम्मीदों भरी जो नजर जो साफ तौर पर नजर आ रही थी वो अपने आप में बहुत खास थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका स्वागत करते हुए उनसे बात की, उनके जो प्ले कार्ड जो हाथ में लिए उनके जो बताने के लिए कि आप ही पूरी दुनिया की, पूरे देश की उम्मीद के तौर पर पूरी दुनिया में है, वो उन्होंने वहाँ लिया, उनका सम्मान किया और उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से आगे बढ़े। आर्यन। बिल्कुल सुधीर, आप रहिए हमारे साथ में, अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण की जब विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं के रेटिंग्स जब कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसको जारी करती हैं तो प्रधानमंत्री कितने वर्षों से लगातार टॉप पर हैं और शायद उन सब चीज़ों को एंडोर्स करने के लिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और शायद यही एक स्वीकारता प्रधानमंत्री की भारतीय भौगोलिक सीमाओं के बाहर जाकर भी किस प्रकार से एक पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री मोदी की। इन एक दशक में उन्होंने जो अपना एक स्पेस बनाया है, जगह बनाया है, ये तस्वीरें उसको एक तरीके से आगे बढ़ाती हुई। अरुण, संभवतः हमारे साथ में नहीं है सर, यही सवाल मिस्टर तायल से देखते हैं। इंटरनेशनल प्रधानमंत्री मोदी टॉप पे रहते हैं और ये एक बड़ी वजह दिखाई पड़ती है। 8वें और 5वें का नहीं जी, आप प्लीज। स्थान पर है और 10 वर्ष में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरेक्ट किया है विदेशी नेताओं के साथ, और चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो राष्ट्रपति ओबामा हो,
चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हो, चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन हो, इधर चाहे राष्ट्रपति पुतिन हो, सबके साथ एक बहुत ही अच्छे संबंध भी स्थापित किए हैं और उनको कन्विंस किया है कि भारत उनका मित्र है और भारत और वो देश, चाहे वो जापान हो, कोई भी देश हो, वो साथ मिलकर पूरे विश्व में किस तरह शांति और स्थिरता को स्थापित करें, आगे बढ़ाएं, उसमें उनके साथ है। ये एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक क्रेडिबिलिटी जिसको कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि जो विश्व के और नेता हैं, और अब यहाँ तो तीसरी बार जीत के आना हम देख रहे हैं, जितनी डेमोक्रेसीज़ हैं, यूरोप की हो, अमेरिका हो, हर जगह सरकारें बदल रही हैं और हर एक नेता थोड़ा अस्थिर सा प्रतीत होता है, उसमें तीसरी बार इतनी क्लियर मेजॉरिटी के साथ आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से जो भारत के लोगों के लोकप्रिय नेता हैं और बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नेता हैं। और देश का जिस तरह से हमारी सामरिक शक्ति भी बढ़ रही है, हम एटॉमिक पावर हैं, किस तरह से हमने मून लैंडिंग किया है, किसी भी आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उससे भी प्रधानमंत्री की भी एक छवि दुनिया में बढ़ती है और देश की छवि और प्रधानमंत्री, देश के लीडरशिप, विदेश मंत्री, सबकी छवि और क्रेडिबिलिटी दुनिया में आगे बढ़ती है। बिल्कुल, जो स्थिरता है और जो सामर्थ्य भारत का जो बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत का जो नई तस्वीर यहाँ पेश कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी, जिस दौरे को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उसी की झलक आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के शीर्ष अखबारों में भी, यहाँ पर चीन का ग्लोबल टाइम्स ले लीजिए तो अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल तक इस दौरे को लेकर खबर छप रही है और इस पर एनालाइजेशन किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं कि भारत और रूस एक दूसरे पर कितना निर्भर हैं, कितने ज़रूरी हैं, और साथ ही भारत के हर कदम पर किस तरह से नज़र इस वक्त पूरा विश्व रखे हुआ है, वो भी काफ़ी अहम बात है। दोनों ही देशों को यदि हम देखें तो वैश्विक राजनीति में अपना अपना एक रुतबा है। रूस तो पहले ही महाशक्तियों में से एक हम मानते हैं और किस प्रकार से दो जो खेमे बने हुए हैं इतने वर्षों से, जिसकी वजह से शीत युद्ध भी हुआ, जिसमें एक खेमे का नेतृत्व हम देखते हैं कि अमेरिका करता है, दूसरे खेमे का नेतृत्व इतने वर्षों से रूस करता चला आ रहा है। भारत को यदि हम देखते हैं तो भारत इन खेमों में विश्वास ही नहीं करता है। भारत खेमों की राजनीति में विश्वास करने वाला देश नहीं है। भारत तो पूरी वसुधा को एक परिवार मानकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने के प्रयास में विश्वास करने वाला देश है। और यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री विगत इतने वर्षों में अलग अलग मंचों से कहते आए हैं। अब यदि हम भारत और रूस की इस शिखर वार्ता की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर पूरे पश्चिम की नज़र इस समय इस वार्ता पर और इससे निकलने वाले परिणामों पर रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कल नाटो की भी शिखर वार्ता का आयोजन वॉशिंगटन में किया गया है। भारत नाटो या फॉर दैट मैटर किसी भी प्रकार का जो मिलिट्री अलायंस है, चाहे ऑकस हो, भारत इस प्रकार के मिलिट्री अलायंस से दूर रहता है। ये हमारे माननीय विदेश मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जहां पर भी ग्लोबल गुड की बात होगी, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात होगी, वहां भारत उन सभी मंचों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इस प्रकार के मिलिट्री अलायंस का भाग भारत नहीं बनता। और ये जो टाइमिंग है, जैसे कि एम्बेसडर टयल ने भी ये बात रखी कि इस टाइमिंग पे जबकि अमेरिका में नाटो की वार्ता हो रही है और यहाँ रशिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और जिस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थितियां बनी हुई हैं जिससे भारत भी थोड़ा चिंतित है, जिस प्रकार से चीन की ओर लगातार रशिया का झुकाव हम देख रहे हैं, उसके भी पीछे के कारण है। तो ये तमाम ये जो समय है, ये जो टाइमिंग है, इसको देखते हुए फिर एक और रशिया यूक्रेन युद्ध अभी जारी है, इजराइल हमास युद्ध चल रहा है और कई कोविड-19 से उपजी चुनौतियां हैं जिनका समाधान हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। तो ये जो तमाम इस प्रकार का परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो वेस्टर्न मीडिया है वहां से भी लगातार खबरें आ रही हैं, उनकी नज़र इस वार्ता पर रहेगी, क्योंकि भारत को पश्चिमी खेमे के देश भी एक बहुत भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भारत भी जब ग्लोबल गुड की बात आती है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो भारत सबके साथ खड़ा है। और चीन की नज़र इसलिए है क्योंकि चीन को ये कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है कि कहीं रशिया और भारत की जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो चीन और रशिया
का जो अभी हाल फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उस पर उसका कोई नकारात्मक असर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो लगातार बदल रहा है उसमें क्या नए इक्वेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम भारत रूस संबंधों की नई उड़ान। और आपको बता दें कि रूस में हिंदुस्तानियों के लिए मंदिर बनाने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र मॉस्को के अध्यक्ष सामी मनोज कोटवानी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखी है। रूस में मंदिर बनाने को लेकर सामी मनोज कोटवानी से हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने की खास बातचीत। हमारे साथ सैनी मनोज कोटवानी जी हैं जो इंडियन डायस्पोरा से हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को एक चिट्ठी लिखी है कि रशिया में भारत का एक मंदिर ज़रूर होना चाहिए। क्या है इसकी डिटेल्स, किस तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इसके बात करते हैं मनोज कोटवानी जी से। हमारा भी एक मंदिर होना चाहिए कि दुख में सुख में हमारे जन्मदिन की तरफ एक जगह होनी चाहिए। देखिए, हम 40,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं रशिया में अभी, तो हम सबके लिए एक अपना स्थान हो जाएगा। कितना वक्त पहले आपने जो लेटर प्रेसिडेंट पुतिन को लिखा है और कब तक उम्मीद की जा रही है कि जो ज़रूरी परमिशंस हैं या जो चीज़ें हैं वो आएंगी और कब इसका निर्माण वगैरह शुरू हो जाता है? देखिए, दिल से तो हम चाहेंगे कि अक्टूबर तक हमें उसके लिए हाँ बोल दिया जाए, तो अगली बार जब मोदी जी आए तो उसका शिलान्यास हो जाए और विदिन 2 इयर्स हम ये मंदिर बना के तैयार कर लें। ये दिल से ख्वाहिश है। अगर दुनिया में हम हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा प्यार कहीं मिला है तो रसिया में ही मिला है। रूस में भारतीय लोगों के लिए मंदिर भी बने जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, इस उम्मीद के साथ प्रेसिडेंट पुतिन के पास पहुँचे हैं। कैमरामैन के राणा के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज़, रशिया। और प्रधानमंत्री जब मॉस्को के होटल पहुंचे, वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और वहां पर क्या कुछ कहा वहां मौजूद लोगों ने, आइए सुनते हैं। It was such an honorable moment and I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश हैं, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students but as students in general, this feels like a one in a lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not on the TV, like since childhood. So तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर दयाल और डॉक्टर जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो प्रधानमंत्री की बेहद ऐतिहासिक यात्रा, जिसकी पल पल की खबर हम आप तक लाते रहेंगे। तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़, क्योंकि ये बेहद अहम है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शांतिपूर्ण और स्थिरता के सहयोगी के रूप में वो देख रहे हैं, सभी की निगाहें हैं, पूरे विश्व की निगाहें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे पर, और हम भी लगातार आपको इससे जुड़ी तमाम खबरें लाते रहेंगे। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी पल पल की खबर
आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल इस विशेष पेशकश में मुझे और मेरी सहयोगी जया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।